बीपीएससी छात्रों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबों के लिए बीपीएससी मार्गदर्शन पे सर से चर्चा किया जाए। इसी कड़ी में आज हम इनके अनुमंडल कार्यालय में आए हैं, इनसे जानेंगे कि बीपीएससी के को कब इसकी तैयारी शुरू करें, कैसे करें, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने लाइव के माध्यम से आपके फेसबुक लाइव में मैंने देखा था, आपने बताया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरह का सर आपका शैक्षणिक सफर रहा और कितना महत्वपूर्ण रहा सर, यहाँ तक का सफर तय करने में कितना बड़ा, क्या समझते हैं इस चीज़ को सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों में जुनून होनी चाहिए। और जहाँ तक रही बात हमारी बात, हमारा शैक्षणिक बैकग्राउंड, जैसे सुनूर देहात ग्राम, हमारे जमुई जिला के प्रखंड लक्ष्मीपुर चिनवेरिया गांव सुदूर देहाती क्षेत्र है, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, अब हालांकि नहीं है। तो हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हमारा मैट्रिकुलेशन जमुई से ही हुआ है, लक्ष्मीपुर हाई स्कूल से। इसके बाद इंटरमीडिएट हमारा देवर कॉलेज देवर से हुआ है, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया है। इसके बाद हमारा पीजी फिर हुआ, और इसके बाद नेट और जीआरएफ हो गया। जीआरएफ के दौरान जब हमारा हो गया तो फिर हम पीएचडी कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी से। तो उसी दौरान चूँकि बीपीएससी बहुत पहले से वैकेंसी लेट थी, तो 48वीं से 52वीं 5 ईयर का एक ही बार आया था। संयुक्त से उसमें पटना यूनिवर्सिटी में हमारा फिर चल ही रहा था, उसी दौरान वैकेंसी आई, फिर मैंने प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर दिया। तो पीटी था हमारा, हालांकि देवर से ही मैंने किया था, कोई कोचिंग संस्थान से मैं जुड़ा नहीं था, पीटी खुद किया था। और इसके बाद मेंस की तैयारी के लिए मैंने सिलेक्शन सब्जेक्ट किया, तो एक हमारा पॉलिटिकल साइंस था जो हमारा ऑनर्स भी पेपर था और पीजी भी था। एंथ्रोपोलॉजी एक मैंने सेलेक्ट किया, 2 पेपर उस समय होता था, अभी तो 1 पेपर हो गया। तो दोनों पेपर हमारा बहुत अच्छा रहा था। और इसके बाद एक विजय सर थे एंथ्रोपोलॉजी, हमें कुछ गाइड किए थे, और स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ मार्गदर्शन मिला था। बट इंस्टीट्यूट कम ज़्यादा खुद मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। इंस्टीट्यूट को मैंने बहुत समय नहीं दिया, और हो सकता है कि हमें लगा कि नहीं, खुद मेहनत करनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट को 2-3 महीने मैंने समय दिया, इसके बाद खुद सेल्फ स्टडी मैंने प्रारंभ कर दिया। और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, एक तरह से मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मुझे ये यकीन नहीं था कि मेरा इतना बेहतर रिजल्ट हो सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि टॉपर को भी टॉपर बन जाता है, पता नहीं चलता है। आप एक सुनियोजित रणनीति के साथ सही दिशा में तैयारी करते हैं तो स्वाभाविक आपको कामयाबी मिलती है। सर, बीपीएससी एग्जाम की अगर चर्चा करें तो सर अभी वर्तमान में सर 66वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ है। सिलेबस की बात की जाए, वैसे छात्र जो बीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सर जरा सिलेबस पर मार्गदर्शन दें। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप बीपीएससी का सिलेबस की बात करेंगे, हर एक स्टूडेंट को सिलेबस को पहले देखना चाहिए, और वो सिलेबस आपके दिमाग में हमेशा फ्रेमवर्क के रूप में बन जाना चाहिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस किस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। तो जहाँ तक रही बात, चाहे वो साइंस पैटर्न की बात करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आता है। इसके बाद साइंस अगर मैथमेटिक्स में, तो उसमें भी फिक्स है कि 10 क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर कोई जानते हैं। +2 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी से रहता है, नेशनल इंटरनेशनल से रहता है, करेंट अफेयर्स से रहता है, बिहार से रिलेटेड रहता है, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, खासकर बिहार के हिस्ट्री में क्या यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, ये सब उसको अध्ययन कर लेना चाहिए। और रही बात जहाँ तक ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तो ये सब ज़्यादा अपडेट आज के डेट में करंट से रहता है, तो लोगों को करंट से जुड़ाव लगाव हमेशा रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अभी देखे होंगे कि बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इस एग्जाम में भी देखिए कि करंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक स्टूडेंट को अपडेट रहना चाहिए। आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और अपडेट नहीं रहेंगे तो इसका मतलब कवरेज से बाहर है, इसलिए हर एक स्टूडेंट को अपडेट होना चाहिए था। सर, करंट अफेयर की आपने बात की, करंट अफेयर की सर क्या लगता है किस तरीके से छात्र अपने करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें गली मोहल्ले की खबरें होती हैं, और नेशनल इंटरनेशनल और अपने स्टेट की ही खबरें होती हैं। तो हमें सबसे पहले एक अखबार को सिलेक्शन करना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट एक अखबार में होना चाहिए। उसमें कुछ देखेंगे कि आपके जो लाभप्रद है या उपयोगी है, उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं, ये हमारे लिए अच्छा है। और जहाँ तक रही बात कि एक प्रतियोगिता दर पर स्टैंडर्ड मैगजीन है जो त्रुटि रहित होता है,
मैक्सिमम। तो आप एक मैगजीन को पढ़ें। अगर अनवरत आप एक प्रतियोगिता दर्पण को और एक अखबार को 1 महीने का ही लें, अगर उसको प्रतियोगिता दर्पण को 2-3 बार पढ़ें, सिर्फ ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको पढ़ते कितना है, अमल कितना करते हैं, उसमें आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, आपका लेखन शैली मजबूत होगा, उसका जो एडिटोरियल होता है संपादकीय, चाहे अखबार का हो और प्रतियोगिता दर्पण का हो, तो अपने संपादकीय को जरूर पढ़िए और उसको लिखिए किसी टॉपिक पे भी, कि हमारे उससे लेखनी शैली भी आपका मजबूत होगा। आप देखते होंगे प्रतियोगिता दर्पण में, अगर आपने अध्ययन किया होगा तो उसमें देखिए आपका एक तरह से मोटिवेशनल चीज़ें भी मिलेगी। किसी का साक्षात्कार किया होगा कि वो किस बैकग्राउंड से आते थे, या उनका क्या हॉबी था, या उनका क्या लक्ष्य था, उसने कैसे इस मुकाम को हासिल किया, ये सब चीज़ पढ़ेंगे आप। अगर उसमें एक सागर में गोता लगाएंगे तो स्वाभाविक उस सागर में गागर मिलेगा आपको। सर सिलेबस में सर देखा जाए बीपीएससी के पहले पीटी होता है, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होते हैं। पीटी के बाद सर मेंस में 2 पेपर एक ऑप्शनल होते हैं सर। तो पीटी के लिए सर किस तरीके की तैयारी के लिए सर प्रेफर करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी बताया है कि पीटी आपका बेसिक जो बेस आपका है, बेस मजबूत करना है तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें। 6 to 12 यानी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको आप जरूर पढ़ें। देखिए, मैं इसलिए एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको सबसे पहले त्रुटि नहीं मिलेगी, और जो आपका कोई भी टॉपिक पे पढ़ेंगे तो डिटेल में आप पढ़ेंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार अगर आप पढ़ते हैं, आपकी समझ से हो सकता है कि 30% आपके ब्रेन में आएगा, दिमाग में आएगा, फिर इसको आप रिवाइज करें तो देखेंगे आपको फिर 50% आपके दिमाग में आया, तो रफ्तार बढ़ता है। फिर आप 3 बार अगर आप अभ्यास करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको फिर आपका जो प्रोग्रेस है याद करने का, या फिर आपके दिमाग में जो आता है वो बढ़ता है। तो स्वाभाविक है, एनसीईआरटी की पुस्तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक तरह से बेस जो है मजबूत हो जाता है। इसके बाद किसी भी टॉपिक को, किसी भी करंट अफेयर्स भी उठाएंगे, अगर देखेंगे तो आपका एक प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह आता है, उसमें देखेंगे आपसे खुद सॉल्व हो जाएगा किसका ये आंसर होगा, या कोई सेट होता है तो उसको भी उठाकर देखेंगे। जब तक आपका बेस ठीक नहीं होगा तब तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर क्वेश्चन देखेंगे तब से स्वतः बनना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये भी बात सच है कि बहुत लोग बिना एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़े भी पीटी फेस कर जाते हैं, लेकिन बेस मजबूत नहीं होता है। ठीक है सर, तो मेंस के लिए सर आप बता रहे थे सर एनसीईआरटी बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के बाद जो तैयारी होती है वो किस स्टैंडर्ड से करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि एनसीईआरटी को मैंने इसलिए फोकस किया था कि उसको पढ़ने के बाद आपका एक तरह से मेंस की भी तैयारी हो जाती है। अगर जीएस आप तैयारी करते हैं, जीएस अगर यूपीएससी के मेंस में पूछा जाता है तो आपका पीटी के साथ साथ वहाँ भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एक तरह से आपका मेंस की भी तैयारी हो गई है, तो स्वाभाविक है कि हम उसको पढ़ें। और रही बात है किस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, देखिए 12 कहीं से बहुत कुछ हार्ड नहीं दिखता है कि बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी कुछ नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड तैयारी करने का मतलब है कि आप एक सही दिशा में तैयारी करें। लोग कहते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा मोबाइल चलाते हैं, 2 घंटा टीवी देख लेते हैं, अब कहते हैं कि किताब लेके बैठ गए। तो ये पढ़ाई नहीं होता है। आज के आधुनिक दौर में, आधुनिकता के दौर में साफ देख रहे हैं कि लोग ईमानदारी से पढ़ाई अनुशासन होकर नहीं कर रहे हैं। अनुशासन और ईमानदारी का मतलब ये होगा कि जो समय हमको पढ़ने में देना चाहिए सिर्फ पढ़ने में देना चाहिए। अगर हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक पे, अगर हम मार्क्सवाद पढ़ रहे हैं या गांधीवादी पढ़ रहे हैं तो हम 2 घंटा मार्क्सवाद को पढ़ें, 2 घंटे गांधीवाद को पढ़ें। ये ऐसा नहीं कि उसमें फ़ोन आ गया आधे घंटे दोस्तों से बात करने लगे, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ किसी व्हाट्सएप से चैटिंग करने लगे, फेसबुक यूज कर, ये हुआ एक तरह से दुरुपयोग करना। यानी आप समय को सही तरीके से अगर सदुपयोग करते हैं तो सही मायने में अगर 1 महीना आप ट्राई करके देखेंगे, सही दिशा में अनुशासित होकर अगर तैयारी करते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको खुद ये एहसास होने लगेगा। लेकिन अगर सही दिशा से तैयारी नहीं करते हैं, सही मार्गदर्शन आपको अगर नहीं मिलता है तो यकीनन आप टाइम पास कर रहे हैं। सर मेंस एग्जाम में लिखने का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि स्टूडेंट क्या लिखता है, कि उसका हिंदी अगर लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है तो लिखने किस स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए, कितना उच्च क्वालिटी का होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि ये भी सच है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, और उसको हम पेपर पे उतार नहीं पाते हैं, तो आपके दिमाग में ही सब कुछ रह गया। हमारे एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आप पढ़िए लेकिन लिखिए ज़रूर।
इससे क्या होगा, लिखने का प्रैक्टिस सबसे पहले तो आपका होना चाहिए। लिखने का प्रैक्टिस होने के साथ साथ होता है क्या कि एग्जाम में अगर मान लिया जाए कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण एक क्वेश्चन छूट गया, तो साथ में इसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और रही बात एक स्टैंडर्ड आंसर, अगर कोई लॉन्ग आंसर हम लिखने जा रहे हैं तो स्टैंडर्ड 450, 500, 550 तक स्टैंडर्ड आंसर होता है। अगर कोई 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है तो स्टैंडर्ड आंसर यही है। लोग कहते हैं कितने पेज में, 450, 500, 550, जिसका बहुत स्पीड हुआ 600 लिखिए, बट एक लिमिटेशन यही है स्टैंडर्ड आंसर का। अगर कोई कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये भी देखा कि मेरा लिखावट जो है बहुत स्लो है। अब स्लो है तो 450 तक लिखिए, 500 तक जाइए, जिनका स्पीड है वो जाएंगे उतना। लेकिन लिखना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दें, लिखना चाहिए सटीक आंसर, जो पूछा जा रहा है उसी के बारे में जवाब देना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए कन्फ्यूजन रहता है कि पैराग्राफ कब चेंज करना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है। आप कमीशन की तैयारी करते हैं, ये आपको अध्ययन करते करते, खुद प्रैक्टिस करते करते खुद आपको एहसास हो जाएगा किस स्टैंडर्ड का आंसर लिखना चाहिए। आप पहले गोता तो लगाइए और ईमानदारी से ठान लीजिए, अपने आप को लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें करना है। अगर कोई स्टूडेंट लक्ष्य बना लिया हो, ईमानदारी से तैयारी कर रहा हो, ऐसा नहीं कि उसको मंजिल नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर लक्ष्य एक दृढ़ संकल्प होकर अगर बनाते हैं तो लक्ष्य अवश्य मिलेगी। सर बीपीएससी एग्जाम में देखा जाता है लेखनी को लेकर के, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को कहा जाता है कि उन पर प्रेशर कम रहती है, हिंदी मीडियम वाले पे ज़्यादा रहती है, ऐसा होता है क्या? माध्यम कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, बशर्ते होना ये चाहिए कि आपकी पकड़ कैसी है, आप लिखते कैसा हैं, ये मायने नहीं, आपका उत्तर कैसा होना चाहिए। अगर आप, बहुत लोग तो देखते हैं इंटरव्यू में कहते हैं कि सर मेरा माध्यम हिंदी है, पूछ देंगे इंग्लिश में कैसा होगा। आपका सबसे सहज जिसमें फील करते हो, अगर मेरा मीडियम हिंदी है और हिंदी माध्यम से हम लिखते हैं, हम उसी माध्यम का जवाब भी देंगे और कहीं कोई इशू नहीं है, माध्यम का कहीं कोई इशू नहीं है। सर ये उसके बाद बात आती है मेंस में 2 पेपर के बाद आ जाती है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में बच्चे सोचते हैं कि एलएसडब्ल्यू बहुत पतला बुक है, एलएसडब्ल्यू पढ़ लेंगे। नहीं, इसके लिए सर क्या देखिए गलतफहमी है लोगों में, ठीक है। सबसे पहले आज के डेट में, पहले हम लोग के समय में हुआ था 2 ऑप्शनल पेपर था, बाकी जीएस होता था। अभी एक ऑप्शनल पेपर हो गया, जीएस है। तो रही बात जहाँ तक ऑप्शनल पेपर, कोई देखते होंगे कि आपका अगर पेपर कोई ऑप्शन जो ऑनर्स पेपर रहा है, तो हो सकता है कि आपने ऑनर्स पेपर उसमें डिसीजन लेने में गलती किया हो या अच्छा भी किया हो सकता है मे भी। लेकिन स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि हमारी रुचि अभिरुचि किस सब्जेक्ट में है। ऑप्शनल पेपर का चयन तभी करना चाहिए। अगर मान लिया मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सही मायने में हमको इंटरेस्ट है, तो हम ऑप्शनल पेपर को रखें। और अगर लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन किसी तरह कर लिया है लेकिन मेरे लिए ये अच्छे सब्जेक्ट नहीं है, हमारा रुचि नहीं इसमें है, तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसी सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। और कभी भी दिखावे की तैयारी और दिखावे में नहीं करना चाहिए, फलाना मित्र ने ये सब्जेक्ट लिया मैं भी इसको ले लेता हूँ, ये कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपका, बताए ना कि कोई पढ़ने में स्टूडेंट 8 घंटा टाइम देते हैं, कोई 6 घंटा देते हैं, कोई 10 घंटा देते हैं, कोई 12 घंटा देते हैं। आप 18 घंटा पढ़ लिए एक दिन, 18 घंटा, और आपके दिमाग में कैपेसिटी 18 घंटे की सहने की नहीं है, कल आप पढ़ पाएंगे नहीं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो क्या पढ़ने से 18 घंटा? अगर मेरा 8 घंटा ही पढ़ने का दिमाग है, 8 घंटा हमारी शक्ति है, दिमागी शक्ति है, हम इसमें रख सकते हैं, तो हम 8 घंटा डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि 18 घंटा आज पढ़ लिए, कल फिर उसके सो गए, ये पढ़ाई नहीं होगा। ये अनवरत चलता रहना चाहिए, पढ़ाई ये होती है। और जहाँ तक आपने कहा LSW कि सिलेबस बड़ा शॉर्ट रहता है और पतला रहता है देखने में, सर ये गलतफहमी है। अगर LSW, कोई सब्जेक्ट खराब नहीं होता है। अगर LSW देखते हो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट LSW रखता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन LSW में भी ट्रेडिशनल, आप देखते होंगे कि अगर मान लिया जाए कि औद्योगिक नीति के बारे में पूछा जाएगा, तो वर्तमान करेंट से भी जोड़िए उसको, लास्ट कि वर्तमान औद्योगिक नीति करंट से भी जोड़िए उसमें। स्टूडेंट ट्रेडिशनल को
लिख देते हैं, नंबर क्या आएगा? जनरल मार्किंग, सब तो वही चीज़ लिख दिया, बना बनाया रटा रटाया चीज़ आके लिख दिया, नंबर नहीं आएगा। उसमें कुछ मॉडिफाइड करिए तभी तो मार्क्स आएगा। इसलिए देखते होंगे कि LSW में स्कोरिंग क्या होता है, सब एक ही चीज़ को लिखता है। तो इसलिए स्टूडेंट को अपना कुछ दिमाग लगाना चाहिए। और उसमें भी देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपके पास 7-8 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें आपको लिखना है। अगर उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार एंथ्रोपोलॉजी में, और फिर अनुसूचित जाति के संवैधानिक उपचारों के बारे में पूछ रहा है एक्ट के साथ, और फिर अनुसूचित जनजाति के उपचारों का एक्ट के साथ अगर पूछ रहा है, अगर मेरे पास अदर भी लिखने के लिए है तो क्या जरूरत है दोनों को टच करना, एक को टच करेंगे, लगभग तो सबका एक्ट कुछ आसपास का ही है। तो ये खुद स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम डिसीजन कैसा लें आंसर लिखने के लिए, और किस क्वेश्चन को किस रूप में लिखना चाहिए। कुछ लीक से हटकर, जब तक देखिए एक चीज़ बता रहा है, 2-4-5 लाख अभ्यर्थी BPSC में आते हैं, लेकिन रिजल्ट कितना होता है? जितना सीट रहेगा 500-1000। तो आपको औरों से अलग हटकर तो दिखना होगा। जब तक आप औरों से अलग हटकर कुछ नया नहीं करेंगे तब तो फिर सामान्य में ही आप हैं। तो आप अलग हटके नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट कैसे होगा? आपको क्रीम बनना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं PT क्या है, कुछ नहीं है, मेंस तो। अरे भैया, भीड़ तो पहले छटिए, PT का परीक्षा है, भीड़ की परीक्षा है। वो भीड़ से अलग हट के पहले आइए, तब तो आप मेंस में जाएंगे। सर, मेंस एग्जाम में करंट अफेयर की भूमिका बना रहती है कि मेंस एग्जाम के सवाल में सभी सवाल से करंट अफेयर टैग रहता है, इसका सर क्या देखिए, मैंने इसलिए शुरुआत से ही कहा है कि आपको जब PT के दौरान ही मैंने क्यों कहा कि एडिटोरियल संपादकीय पढ़िए। भारत नेपाल के संबंध, भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो, किसी के साथ, चाहे आज के डेट में इंडियन पॉलिटी के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस या रिलेशनशिप के स्टूडेंट हो, अगर किन्हीं का ऑप्शनल है, या GS भी है, तो देखिए खासकर किसी भी सब्जेक्ट को आप चले जाइए, चाहे ऑप्शनल हो या GS पेपर हो, करेंट का मायने रखता है। अगर इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट होगा तो ट्रेडिशनल GDP थोड़े पूछेगा, या कोई भी सिद्धांत को अगर आप लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप उसको करंट से जरूर जोड़िए। इससे जो एग्जामिनर होते हैं वो भी देखते हैं कि लड़के जो है ना करंट से अपडेट हैं, और ये लड़के, इसका मतलब है कि सही मायने में इसकी तैयारी अच्छी है। आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हो, चाहे LSW का स्टूडेंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के किसी भी स्टूडेंट, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, हर एक सेक्टर में किया जा रहा है, तो उन सेक्टरों को आप जानेंगे, करंट से अपडेट लेंगे, तब तो किसी को ऐड कर पाएंगे लिखने के क्रम में। कोई भी क्वेश्चन को जब आप आंसर देंगे तो उसमें जरूर को रिलेट करना चाहिए आंसर के साथ, करंट के साथ। ऐसा नहीं कि पूरा उसी को भर दें, लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं या जो भी कार्यक्रम है या जो भी आज चल रहा है देश के अंदर या हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको जरूर कम से कम जोड़ना चाहिए लास्ट में करंट से, कि एक तरह से होता है कि ये पॉलिसी हमारा अपडेट रहता है और हम एग्जामिनर भी जान पाते हैं ये बंदा जरूर तैयारी किया अच्छे से। सर, मेंस एग्जाम प्रभावित करना मेन होता है कि प्रभावित करना, आप उनको प्रभावित करिए, अपने क्वेश्चन के आंसर से प्रभावित करिए, तभी तो आप अलग हटेंगे। सर, मेंस एग्जाम के बाद आती है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर आता है कि कितना बटन है, कितना सीढ़ी चढ़ करके आया, इस तरह का सवाल आता है। ये सब भ्रम है जो लोग अगर कोई बताते हैं या कहीं भी, ये सब भ्रांतियाँ हैं। जो लोग असफल रहते हैं या असफल, तो वही सब ये सब बोलते हैं। हकीकत में ये सब मायने रहता है। ज्ञान की परीक्षा, मेंस की परीक्षा हो चुकी है। आज के डेट में 900 का मेंस एग्जाम होता है। तो आप सबसे पहले ये तो देखें कि हमारा मेंस एग्जाम अच्छे मार्क्स का है, यानी ज़्यादा मार्क्स किस में, इंटरव्यू में या मेंस में है। मेंस में है तो स्वाभाविक है, और 120 नंबर BPSC के इंटरव्यू में है, अब दोनों मिला के मेरिट बनता है। यार मेंस में अच्छा नंबर लाएंगे, 120 क्या खेला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ नहीं, आपके जहाँ तक रही इंटरव्यू की बात की, ये ड्रेस पहनना चाहिए, वो ड्रेस पहनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं एक पदाधिकारी, एक अधिकारी बनने जा रहा हूँ, और जो सामने वाले हैं
ये उनको दिखाना है कि हम एक ऑफिसर है, ऑफिसर के तरीके से, तौर तरीके से बात करना है। कोई भी बनावटी नहीं दिखाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं वो बैठे हुए, वो आपको वॉच करते हैं कि बनावटी नहीं है, और आपके बोलने की जो शैली है बनावटी नहीं दिखनी चाहिए। जो आपका नेचुरल है बोलने का वही बात करना चाहिए। और रही बात जहाँ तक ड्रेस का, सिंपल वे में प्लेन शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, टाई अगर आप कभी लगाते हैं तो लगाइए, नहीं लगाते हैं तो कुछ नहीं लगाइए। बस सिंपल ड्रेस अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, जूता होना चाहिए। सिंपल में जो क्वेश्चन पूछा जाए बिल्कुल बेहिचक, जानते हो तो सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए इसका मतलब पदाधिकारी आप झूठ बोलने के लिए जा रहे हैं, नहीं ना। तो इसलिए जो पूछा जाता है टू द पॉइंट का आंसर का दे देना चाहिए, और बाकी कभी भी झूठ नहीं बोलना। अगर जो सवाल नहीं जान रहे हैं, लगेगा कि यार मैं जान नहीं रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं। आप जो सवाल नहीं जानते हैं सॉरी बोल दीजिए, आपको दूसरा सवाल किया जाएगा। उलझना नहीं चाहिए, और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम जो जान रहे वही है ना, उलझना नहीं चाहिए। और जैसे पत्रकार कोई सवाल जवाब कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ कोई जवाब दे रहे हैं, बस कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए। वो बहुत ये है, वो आपसे कभी भी आपको असहज करने के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, बिल्कुल कोऑपरेटिव होते हैं, और आपसे वही सवाल किया जाता है जो आपने करके आया है। सर एक सवाल, ऐसा सवाल जो सर सभी स्टूडेंट के लिए जो आपसे पूछा गया हो। नहीं समझी बात आपको? इंटरव्यू में वैसा एक सवाल बताइए जो सर आपसे पूछा गया हो। हमसे पूछा गया, हमसे सबसे पहला क्वेश्चन उस समय पाकिस्तान की सियासी राजनीति के बारे में पूछा गया था। हमसे पूछा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ जो है किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में है, ये सब क्वेश्चन था। हमसे पूछा गया था कि आप एक पुलिस पदाधिकारी हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है, अपराधी को कैसे पकड़ेंगे, ये सवाल किया गया था। इस तरह का कई सवाल था, लगभग 25 मिनट का। सर लास्ट में वैसे छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं, वो किसी की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं, आर्थिक कंडीशन खराब, वैसे छात्रों के लिए सर अपने तरफ से एक संदेश। देखिए, आज से नहीं बल्कि विगत 7-8 वर्षों से मेरा हमेशा सुझाव रहा है लोगों को, चाहे अगर हमसे सामने नहीं भी मिल पाए तो भी सबसे पहला मेरा एक ही रहता है कि हौसला बनाकर रखना चाहिए, कभी भी अपने लक्ष्य को डगमगाने नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। और मैं कोई भी युवा मेधावी प्रतिभावान छात्र बीपीएससी, यूपीएससी या जेपीएससी, अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो बेहिचक हमसे वो संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा जो हमसे हो सकता है मैं गाइड करता हूँ और अच्छा मार्गदर्शन देने का कोशिश करता हूँ कि अगर हमसे कुछ लाभ मिल सके, लाभान्वित हो सके, तो देश राज्य के सर्वांगीण विकास में कुछ योगदान हो सकता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे युवा आगे आएँ, तैयारी करें, और सिविल सर्विसेज से जुड़ेंगे तो आम पब्लिक से एक सुनहरा अवसर, काम करने का अवसर आएगा। और यूथ को आगे आना ही चाहिए। आज के डेट में देख रहे हैं कि लोग झूठ मूठ के झांसे में आ जाते हैं, कभी सड़क जाम में उसका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनता है, रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड जाम करना स्टार्ट कर दिया, पता चला कि एफआईआर हो गया, रोड जाम में नाम आ गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो भविष्य अंधकार में रहेगा। इसलिए उजाले की ओर देखें, भविष्य को संवारे, अपने पेरेंट्स का नाम करें और अपने जिला और राज्य का। सर वैसे छात्र जिनके आर्थिक कंडीशन खराब है, वैसे छात्र को सर एक मैसेज। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सबसे मेरा अपना सुझाव होगा कि आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। और जहाँ तक रही बात, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम संपन्न लोग ही इसकी तैयारी करते हैं। आपको साधारण सी बात मैं बताता हूँ कि जहाँ तक अखबार की बात, एक प्रतियोगिता दर्पण की बात, और आप ग्रेजुएशन किए होंगे या कर रहे होंगे तभी तो आप इसके बारे में भी सोच रहे हैं। आपकी वही सब बुक्स आपको इसमें भी काम है। और रही बात जहाँ तक व्यक्तिगत उनकी कुछ परेशानी हो तो हम लोग से संपर्क करें, हम लोग उसका निदान करने का कोशिश करेंगे। तो
ये थे अनिल कुमार दास, पश्चिमी एसडीएम हैं मुजफ्फरपुर में। उन्होंने बीपीएससी के बारे में अपने मार्गदर्शन दिया है। आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे छात्र जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए 24 आवर अवेलेबल हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी वैसे छात्रों को हमेशा मार्गदर्शन देते रहे हैं। कैमरामैन अमृतेश के साथ मैं गौरव जी, भारतवर्ष, मुजफ्फरपुर। बहुत